हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स को कवर किए जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वीडियो से लेकर अभी देखते जाइएगा इस पूरे सब्जेक्ट के सीरीज़ को, और इसमें हम कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक साथ मल्टीपल जॉब्स का बैच, सिमिलर टाइप्स के जॉब का बैच बनाने के बाद उसे सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है तो उसमें क्या होता है कि सीपीयू बहुत ज़्यादा, अगर आईओ ऑपरेशन आ जाता है तो सीपीयू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हम देखेंगे अभी आगे स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसका जो मेन फीचर्स होता है सीपीयू को ये बिजी करता है, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। जो डिसएडवांटेज था इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सीपीयू के टाइम को वेस्ट करता था, ठीक है। अब हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म करता है। मल्टीपल टास्क का मतलब होता है कि आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं, म्यूज़िक चला रहे होते हैं, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, और आप साथ साथ कुछ भी उस पर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है। तो ऐसे मल्टीपल टास्क जब परफॉर्म हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो वो चीज़ हम आगे डिटेल्स में सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेस लगे होते हैं, पैरेलली वो एग्जीक्यूट होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम जो है सैटेलाइट में यूज़ होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका बैंकिंग के सिस्टम में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। क्योंकि अब तो आप सब बोल रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर का, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन ये तो उस समय की बात है, 1960 के आसपास है, जहाँ पर कि सिस्टम के पास जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया आपके कि कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं होता था, मॉनिटर जैसा नहीं होता था उस तरीके से कि और उसके बाद कंप्यूटर बहुत कम हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि हम जॉब को, यूज़र्स टू प्रिपेयर देयर जॉब्स ऑन पंच कार्ड एंड सबमिट देम टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर को वो जॉब सबमिट करते थे, और ऑपरेटर क्या करते थे, ऑर्गेनाइज सिमिलर जॉब। वो सिमिलर जॉब को ऑर्गेनाइज करते थे। बहुत सारे उसमें पंच कार्ड्स में जो उसके सिमिलर जॉब्स होते थे उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके बाद वो बैच वाइज एग्जीक्यूट करते थे। तो उसके बाद क्या होता था, सपोज़ ये एक बैच है, ठीक है, ये एक बैच है। उसके बाद वो बैच एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में, तो सीपीयू में जो जॉब बन जाएगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसी वक्त, उसके बाद आईओ रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो वो आईओ डिवाइस के पास चला जाएगा और आईओ डिवाइस के पास वो रहेगा। तब तक सीपीयू जो रहेगा, सीपीयू जो है वो टाइम मतलब वेट करता, इंतज़ार करता रह जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस को नहीं लेगा। लेकिन जब आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करेगा तब फिर वो भेजेगा सीपीयू को वापस, तब से वो सीपीयू फिर जॉब वन को फिर से एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट करेगा, कंप्लीट करेगा। जब कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगा तब जॉब टू को फिर जाके एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सीपीयू जो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देता है। इफ़ द जॉब इज़ completed completely, then another job will schedule onto CPU। यानी वही बात है कि जब सीपीयू एक जॉब को कंप्लीट करेगा पूरी तरीके से तभी दूसरा जॉब उसमें एग्जीक्यूट होगा, और ये बैच वाइज होगा। जब एक बैच एग्जीक्यूट हो जाता है तब सेकंड बैच आता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, CPU आइडलनेस बढ़ जाता है। मतलब कि CPU में क्या होगा, CPU आइडलनेस का मतलब क्या हो जाता है, इफ़ ए जॉब रिक्वायर्स ए इनपुट आउटपुट operation on CPU has to wait because only a single job is active in the memory at given time। एक टाइम में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होना होता है, तो जिस कारण क्या होता है कि CPU यहाँ पे तो इंतज़ार कर रहा है आईओ रिक्वेस्ट के बाद, तो तब तक CPU जो है वो टाइम को बर्बाद कर देगा, तो इसलिए CPU आइडलनेस इसमें इंक्रीज़ होता है। उसके बाद डिक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट डिक्रीज होता है। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मतलब एक टाइम में कितने जॉब इसमें एक टाइम में, क्योंकि CPU बिजी है नहीं, CPU में दूसरा प्रोसेस आ नहीं रहा है, तो CPU का थ्रूपुट जो है अपने आप कम ही हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट जनरेशन सिस्टम, IBM 7011। ठीक है, यानी ये उस समय की बात है 1960 के आसपास की। ठीक है, तब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करता था। पंच कार्ड में हम ले जाते थे और उसमें हम परफॉर्म करते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर एज कंप्यूटर ऑपरेटर ह्यूमन ही होता था, तो वो वहाँ पर सिस्टम को यूज़ करके उसके बाद परफॉर्म कर एग्जीक्यूट करते थे प्रोसेस को। उसके बाद आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स द कीपिंग द मोर देन वन प्रोग्राम और जॉब लोडेड इन मेन मेमोरी simultaneously so that CPU's idle time can be completely eliminated। अब क्या होता है, CPU आइडलनेस जो होता है, यानी CPU में जो है जो टाइम उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, CPU हमेशा बिज़ी रहता है। जब एक प्रोसेस आया, ठीक है, CPU के पास एग्जीक्यूट हो रहा है, CPU में IO रिक्वेस्ट आ गया, IO डिवाइस के पास चला गया, अब वो IO पे परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन CPU यहाँ पे क्या हो गया, CPU खाली नहीं रहेगा। जैसे यहाँ से स्विच होकर यहाँ पे आया IO के पास, और जो जो मेन मेमोरी से होगा, फिर मेन मेमोरी से दूसरा जॉब CPU के पास चला जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक, और उसके बाद जब टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर तीसरा जॉब आ जाएगा। अगर उसका IO रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस फिर से CPU के पास जाएगा, और CPU के पास फिर वो अपना जॉब कंप्लीट करेगा। उसके बाद फिर तीसरा जॉब, इस CPU इसी तरीके से हमेशा बिजी रहेगा, जिस वजह से इसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जो इसका मेन एडवांटेज है, हाई CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसलिए इसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। द CPU रिमेन्स बिजी ऑलमोस्ट ऑल टाइम। इंक्रीज्ड सिस्टम थ्रूपुट, सिस्टम थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मोर जॉब्स और कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का, टू मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए क्या कि आप इस PDF को बहुत अच्छे से पढ़िए। PDF जो है मैं गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ, क्लास नोट्स को मैं गूगल ड्राइव पर डाल देता हूँ। इतने अच्छे से क्लास ये प्रिपेयर किया जा रहा है, आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से कंटेंट है। इसको आपको ये आन बान शान हो जाएगा आपके कब, जब ये आप रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने समय ये बहुत ज़्यादा ये मटेरियल कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो रिवीजन के लिए आप कम से कम अपने इस गूगल ड्राइव के लिंक को सेव करके रखिए, अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल ड्राइव का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट आपको रेगुलर दिखता रहे। ठीक है, तो ये सारा ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग इज़ ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या रहता था, मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते थे, यानी कि CPU जो है हमेशा बिजी रहता था। CPU का आइडलनेस जो है वो यूटिलाइज होता था। ठीक है, क्या था, CPU यूटिलाइजेशन ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन उसमें
हाई हो जाता था मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता था, तो मल्टीटास्किंग भी जो है एक एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का। इन दिस सिस्टम द सीपीयू स्विचेस बिटवीन द मल्टीपल टास्क, ठीक है, और जॉब्स सो रैपिडली that user get the illusion that all tasks are running simultaneously. It is also called as time sharing because each task located a fixed block CPU time known as slice time, quantum time. यानी कि कंप्यूटर में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग जब रहता है तो क्या होता है कि सीपीयू के पास मल्टीपल जॉब को बहुत स्पीड में साइमल्टेनियसली इतना स्पीड में वो स्विच करता है कि यूज़र को नहीं महसूस होता है कि वो स्विच कर रहा है। उसको लगता है कि ये सारा एक ही साथ सारा चीज़ें चल रही है। जिस तरीके से हम अपने इस एग्ज़ाम्पल से समझिएगा, जिस तरीके से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे होते हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं या म्यूज़िक चला रहे होते हैं, एक ही साथ तीनों चीज़ें चल रही हैं। हम क्रोम ब्राउज़र एक तरफ रखे हुए हैं, एक्सेल से उसे देख के लिख रहे हैं और म्यूज़िक में गाना सुन रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सारा चीज़ परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू क्या है, सीपीयू में ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, ठीक है। क्रोम है तो क्रोम भी प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट एक्सेल भी होगा। लेकिन क्या लगेगा हमें कि ये सारा एक ही साथ हो रहा है, पर सीपीयू में क्या होता है कि ये परफॉर्म होता है जैसे ये मेन मेमोरी में जॉब आया, ठीक है, सीपीयू में जॉब आया, उसमें टाइम स्लाइस दिया रहता है, टाइम क्वांटम दिया रहता है। जैसे 2 नैनो सेकेंड का है, 2 नैनो सेकेंड का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स, ठीक है। इतना सेकेंड्स का इतना भाग से सोच रहे हैं कि समझ ही नहीं आएगा। देखो ये जॉब 1 आया, इसके बाद ये कुछ समय चला 2 नैनो सेकेंड, उसके बाद तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। उसके बाद जॉब 2 आया, जॉब 2 चल रहा है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, मतलब क्रोम चला 2 सेकेंड 2 नैनो सेकेंड और स्विच हो गया, और उसके बाद एक्सेल चला 2 नैनो सेकेंड स्विच होता जा रहा है। इस तरीके से ये चलता जा रहा है जब तक ये टास्क टर्मिनेट नहीं हो जाता, ठीक है। उसी तरीके से टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 चलता रहेगा, ठीक है। तो एज सुन एज द टाइम लिमिट एक्सपायर्स, time quantum expires, the CPU moves to the next task. This process also known as the context switching. अभी जो हम कह रहे थे कि टर्मिनेट जब हो जाएगा वो टास्क, दूसरे टास्क के पास जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, नहीं ये टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, टास्क नहीं। जैसे टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा, ये यहाँ से 2 नैनो सेकेंड हुआ, ठीक है, 2 नैनो सेकेंड जैसे कंप्लीट किया, फिर ये यहाँ जाएगा और दूसरा टास्क आएगा, तो उस दौरान उस प्रोसेस को कहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीयू शेड्यूलिंग, एंड इसका ये यूज़ करता है किसको, सीपीयू शेड्यूलिंग को और टाइम शेयरिंग को। अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है, सिंगल सीपीयू पे वर्क करता है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम 2 और मोर CPUs आर इंटरकनेक्टेड विद ए सिंगल कंप्यूटर, ठीक है। दे शेयर द सेम मेन मेमोरी, सेम बस, सेम पेरिफेरल IO डिवाइसेस थ्रू दिस डिज़ाइन टास्क एग्जीक्यूटेड। यानी कि कंप्यूटर में जो रहता है, सुनते हैं आप, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, ठीक है। ये सारे कोर जो लगे होते हैं, कोर का मतलब होता है CPU होते हैं। क्वाड कोर का मतलब हो गया 4 CPU हो गए, ऑक्टा कोर का मतलब हो गया 8, ठीक है। तो वैसे ही CPU जो है इसमें लगे हुए हैं, टास्क है परफॉर्म कर रहा है, पैरेलली परफॉर्म करेगा। मल्टी मल्टी इसमें मल्टीटास्किंग में क्या होता था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता था बिटवीन, बहुत फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता था, लेकिन एक ही CPU पे परफॉर्म करता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि मल्टीपल CPUs होते हैं, ठीक है, उस पर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो सब सेपरेट CPU जो है अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था, एक ही मेमोरी को शेयर करता था, लेकिन ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये रिलायबल ज़्यादा रहता है, फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मल्टीपल CPU काम कर रहे होते हैं। अगर इसमें कोई भी टास्क फेल हो जाता है तो इंटायर प्रोसेस सिस्टम जो है क्रैश नहीं करता। इफ़ द वन टास्क फेल द इंटायर सिस्टम डज नॉट क्रैश, द रिमेनिंग प्रोसेस कंटिन्यू वर्किंग टू द कीप द सिस्टम ऑपरेशनल। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, ठीक है, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन।
तो इन सारी चीज़ों को आप भी पॉइंट आउट कीजिए, आप भी नोट कीजिए, अपने नोट्स को बनाइए, ताकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है, तो आप आंसर दे दीजिएगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीपीयू मैक्सिमाइज यूटिलाइज कौन करता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, टाइम शेयरिंग, टाइम क्वांटम। तो ये सारी चीज़ें आप जो है नोट कीजिए, आपको एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन से बनेंगे, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे और भी बढ़िया कंटेंट को बनाने में थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दो तरीके से होता है। एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जनरली हमारे कंप्यूटर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये सिस्टम स्ट्रिक्टली दिस सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बॉन्ड आर कॉल्ड रियल टाइम। स्ट्रिक्टली डेडली का मतलब हो गया कि इसमें जो टाइम दिया गया है उसी लिमिट में करा जाएगा, वरना सिस्टम को फेल्योर माना जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन फॉर द फास्ट इंटरप्ट हैंडलिंग, यानी फास्ट इंटरप्ट हैंडलिंग होता है, यानी कि कोई भी प्रोसेस जहाँ अगर रिक्वेस्ट होता है तो वो उसको तुरंत परफॉर्म करता है। जैसे कि एटीएम में आप जाते हैं, एटीएम में जैसे आप विड्रॉल पे बटन पे क्लिक करेंगे तो एटीएम इंटरप्ट करेगा और फट से आपको एटीएम से विड्रॉल पैसा करेगा, ठीक है, तो वो ऑपरेट होने लगा, ठीक है। मिशन क्रिटिकल सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम यूज्ड ए मिशन क्रिटिकल एंड सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद तो टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग, इसमें क्या होता है कि मिशन क्रिटिकल का मतलब हो गया आपको कि आप सैटेलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसलिए कहा जाता है इसको मिशन क्रिटिकल सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। तो ये दो प्रकार से होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम क्या हो जाता है, द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच एवरी टास्क मस्ट बी completed within इट्स स्पेसिफिक डेडलाइन, ठीक है। ये तीन चीज़ों से विद इन स्पेसिफिक डेडलाइन, अदरवाइज सिस्टम इज द कंसिडर्ड फेल्ड। अगर वो स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल कहलाएगा। जैसे कि सैटेलाइट में नैनो सेकंड का भी डिले जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें जो भी टाइम है वही टाइम पे परफॉर्म होना है, वरना फेल कहला जाता है। तो ये यूज़ होता है, इसका एग्जांपल्स है सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीटिंग में डेडलाइन इज क्रिटिकल बट माइनर डिले डज नॉट क्रैश द इंटायर सिस्टम, इट मेयरली कॉजेज द स्लाइड ड्रॉप परफॉर्मेंस क्वालिटी। अब क्या होता है, जब वीडियो चल रहा होता है, जब आप वीडियो मीटिंग कर रहे होते हैं, तो क्या हो जाता है कि कभी कभी वीडियो फोटो रुक जाता है एकदम से, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी उसका डिग्रेड हो जाता है, तो वो डिले हो रहा है, रियल टाइम है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन वो डिले हो गया, तो वहाँ पे है क्या, तो वैसे डिले को उससे क्रैश नहीं होता सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कहलाया, एग्जांपल्स बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, तो ये सारा चीज़ें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम connects with the multiple independent computers located across the different physical geographical locations over the network, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कंप्यूटर्स जो हैं इंडिपेंडेंटली आप मुंबई में यूज़ कर रहे हैं, कुछ वो बेंगलोर में यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग लोकेशन पे कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र टू यूज़र इट अपेयर्स इफ़ दे आर वर्किंग ऑन अ सिंगल सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम also known as loosely coupled system. Each node contains its own local CPU and local memory. मान लीजिए एक कंपनी है जिसके कुछ सर्वर्स मुंबई में हैं, ठीक है, जो कुछ दिल्ली में है और कुछ बेंगलुरु में है, समझ गए। अब क्या है कि तीनों अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है
और इनका अपना सीपीयू है, अपनी मेमोरी भी है, और ये अलग अलग लोकेशन पर मौजूद तो है ही, ठीक है। लेकिन क्या है कि यूज़र और सिस्टम को एक्सेस करता है तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि 3 अलग अलग कंप्यूटर के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि केवल एक बड़े कंप्यूटर सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। यानी कई इंडिपेंडेंट कंप्यूटर मिलकर एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए एग्जांपल पे कि गूगल जो है, गूगल को ही ले लीजिए। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको केवल एक गूगल सर्च दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन असल में क्या है कि हज़ारों सर्वर्स अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, फिर भी यूज़र को एक ही सिस्टम दिखाई देता है। तो ऐसे सिस्टम को, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स exclusively on a centralized server. It provides the server with the capabilities to securely manage files, user accounts, user groups, securely permissions and other networking functions, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए एक स्कूल का कंप्यूटर लैब है, लैब में 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं और एक मेन सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। 20 कंप्यूटर लगा हुआ था किसमें, लैब में, और सभी कंप्यूटर उस सर्वर से जुड़े हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई फाइल चाहिए, प्रिंटर यूज़ करना है या लॉगिन करना है, उसे सर्वर के माध्यम से करना होगा, जहां सर्वर पूरा नेटवर्क मैनेज करता है। यानी कौन सर्वर करेगा, कौन फाइल को एक्सेस करेगा, कौन प्रिंटर यूज़ करेगा, ये सब सर्वर तय करता है, ठीक है। ये सब सर्वर तय करता है कि कौन सा सिस्टम यूज़ होगा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल्स क्या क्या है, विंडोज़ सर्वर है, लिनक्स है, लिनक्स सर्वर है। तो ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब देख लीजिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स प्री इंस्टॉल्ड एम्बेडेड। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली यूज़ हो जाता है आपके ATM मशीन में पहले से इंस्टॉल रहता है, ठीक है। आपके वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में रहता है, ओवन में रहता है। तो ऐसे जगह पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज रहता है। इट डायरेक्टली स्पेसिफिक डिवाइस हार्डवेयर, इट ऑपरेशनल फंक्शन आर लिमिटेड एंड हार्डली स्पेसिफिक, ठीक है। लिमिटेड फंक्शंस ही रहते हैं उसमें। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज द डिज़ाइन द रन एफिशिएंटली ऑन द मिनिमल मेमोरी, बहुत रेयर मेमोरी लेता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एन ऑपरेटिंग सिस्टम engineered specifically for the portable handheld gadget like the smartphones, tablets and wearable electronics like smartwatch, ठीक है। It natively supports the hardware constant like the touch screen, Bluetooth, Wi-Fi। मतलब कि मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, iOS हो गया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम MCQ लेके आएंगे, ठीक है। MCQ रहेगा, MCQ रहने वाला है। MCQ जो है आपको क्लास कैसा लगा है, क्लास के बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए और क्या क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये आप अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, टेलीग्राम्स ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद मिलती रहे। और गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। डाउनलोड का शायद परमिशन नहीं होगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।